नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। कोई भी आपका एग्जाम है, चाहे वो अलाइड का है, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का है, और भी कोई एग्जाम है, डेफिनेटली आपको सभी में हेल्प मिलेगी जहां पर भी हिमाचल जी के पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं नेम द ऑफिसर ऑफ द आर्मी बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश बिकेम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो देखो, वो पूछा गया है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित सेना के उस अधिकारी का नाम बताइए जो थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब हिमाचल से हैं और वो जो हैं वो थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के जो हैं वो चीफ रह चुके हैं। तो वो कौन है? देखिए, इंडियन आर्मी के चीफ रह चुके हैं वी.एन. शर्मा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है जनरल विश्वनाथ शर्मा। जनरल विश्वनाथ शर्मा इनका नाम है। कहाँ से संबंध रखते हैं? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते हैं। कांगड़ा में कहाँ से संबंध रखते हैं? कांगड़ा के डाट गांव से जो है ये संबंध रखते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आपने सुना होगा नाम सोमनाथ शर्मा जी का। सोमनाथ शर्मा जी को जो है वो पहला परमवीर चक्र जो था वो दिया गया था। तो पहले परमवीर चक्र विजेता थे सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा के ही ये भाई हैं, ये आपने ध्यान रखना है। मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई हैं ये। इन्होंने 1962 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में जो था वो भाग लिया था, और 1988 से लेकर 1990 तक ये थल सेना के अध्यक्ष जो था वो रहे थे, और पहले हिमाचली ये बने थे जो थल सेना के अध्यक्ष जो था वो रहे थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि आर्मी के चीफ को किसको बनाया गया है, तो प्रेजेंट टाइम में जो आर्मी के चीफ हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी का नाम आपने ध्यान रखना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है प्रेजेंट टाइम में आर्मी के चीफ हैं। हमने गिरिराज पत्रिका में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट में। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, परमवीर चक्र की हम बात कर रहे थे, तो परमवीर चक्र जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो था वो कब दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को जो था वो मरणोपरांत परमवीर चक्र जो था वो मिला था, और 1947 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने अपनी बहादुरता दिखाई थी, उसके लिए जो है वो इनको ये दिया गया था, इनकी वीरता दिखाने के लिए। उसी तरह आपने ध्यान रखना है विक्रम बत्रा को भी जो है वो परमवीर चक्र मिल चुका है, और इनको 1999 का जो पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो है वो वीरता दिखाने के लिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये दोनों आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं चपकन इज टाइप ऑफ फ्रॉक यूज्ड बाय मैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो देखो, बोलते हैं कि चपकन किस घाटी के लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक फ्रॉक का प्रकार है। फ्रॉक आपको पता है, तो फ्रॉक का प्रकार ये किस घाटी में है? चपकन की बात करें तो चपकन जो है वो पब्बर वैली ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पब्बर वैली में जो है वो लोगों के द्वारा एक यूज़ किया जाने वाला फ्रॉक का टाइप है। ये मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा जो है वो पहना जाता है फ्रॉक, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम पहले तो मैं पब्बर वैली के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ड्रेसेस हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ड्रेसेस अलग अलग रीजन के लोगों के द्वारा पहनी जाती हैं। पब्बर वैली जो देखो शिमला में जो है ये पड़ती है, और पब्बर वैली को जो है वो रोहड़ू घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, रोहड़ू वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर हम कुछ डिटेल से देखेंगे। अब चपकन देखो टाइप ऑफ फ्रॉक है जो कि पुरुषों के द्वारा यूज़ की जाती है रोहड़ू और पब्बर वैली में, ये आपने ध्यान रखना है। रेस्ता जो है एक लॉन्ग गाउन टचिंग जो एंकलेट्स को टच करता है, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है रोहड़ू और शिमला के क्षेत्रों में, ये आपने ध्यान रखना है। पिस्वाज है एक, ये जो है वो कलर्ड गाउन होता है जो कि फाइन मुस्लिन से जो है वो बना होता है, और ये मंडी और चंबा के लोगों के द्वारा जो है वो कॉमनली पहना जाता है। इसको जो है वो घाघरा और चोलू भी जो है वो कहते हैं। और एक चोपता हो गया, चोपता को चुपता भी कहा जाता है, और ये भी गाउन होता है जो नीच तक टच करता है, और वी शेप्ड नेक कट इसका होता है। आपने ध्यान रखना है कि ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा जो है पहना जाता है। कहाँ पर? रामपुर का क्षेत्रों में, कोटखाई के क्षेत्रों में, कोटगढ़ के क्षेत्रों में, कुमारसेन के क्षेत्रों में, और शिमला के ये क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पहना जाता है। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। रेस्ता, पिस्वाज, चोपता, चुपता ये हो गए, इनको ज़रूर ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट ड्रेसेस के टाइप हो गए। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना तब भी आप आंसर कर पाएंगे, एमसीक्यू में बना तब भी कर पाएंगे, मैच करने को दिया गया तब भी आप कर लेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए गलत नहीं करेंगे कभी भी। अगले क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश विडो रीमैरिज इज कॉल्ड कारेवा। तो बोलते हैं कि हिमाचल के किस क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह को जो है वो कारेवा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में देखो अलग अलग मैरिज के टाइप प्रचलित हैं। ये अलग अलग मैरिज के टाइप जो प्रचलित है ना, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो कारेवा विडो रीमैरिज है, और ये जो है वो शिमला के क्षेत्र में जो है वो प्रचलित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शिमला के क्षेत्र में प्रचलित है, थोड़ा सा डिटेल से जान लेंगे। शिमला में जो विडो रीमैरिज है उसको कारेवा कहा जाता है,
और कांगड़ा और चंबा के रीजन में इसको जंजारा जो है वो कहा जाता है, और गुडानी भी जो है वो इसको कहा जाता है, और चोली डोरी भी जो है वो इसको कहा जाता है। ये आपने ज़रूर यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात हो रही है यहाँ पर मैरिजेस के टाइप की, तो हम इम्पोर्टेंट मैरिजेस के टाइप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप इम्पोर्टेंट मैरिजेस के टाइप जो प्रचलित हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ट्राइब्स कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसे कि खसास के बीच में प्राइनो मैरिज का टाइप प्रचलित है, गदर जो है वो खसास के बीच में, ब्याह इनके बीच में है, पंगवाल्स के बीच में पिट चुक, डोगरी, टोपी लाना विड्डो री मैरिज ही है, एक विड्डो मैरिज जो है वो होती है पंगवाल्स के बीच में। गद्दीज के बीच में बात करें तो बट्टा सट्टा, दान पुन, झिंड हुक, जंजारा, घर जवंतरी जो है वो प्रचलित है। अगर हम बात करते हैं स्वांगलास के बीच में तो तजत वाकची यहाँ पर एक डाइवोर्स का टाइप है, कुआ ब्याह, मजमी ब्याह, रुस्ताते ब्याह, ये इनके बीच में मैरिज के टाइप जो है वो प्रचलित है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से अगर आप देखेंगे तो किन्नर्स के बीच में दम चारिसम, दमतांग चीज, बिनांग हचीज, जूसीज ये लव मैरिज के टाइप हैं। दरोज, दुबर, न्यामसा लामो, न्यामसा देपांग, आशीष हचीज ये मैरिज बाय फोर्स हैं। जानेखंग जानेतंग कॉमन मैरिज का टाइप है किन्नर्स के बीच में। न्योतांग मिरांग ए फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें दो लोग जो है वो जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती तो इसलिए दो लोग ही यहाँ पर जाते हैं। मैरिज बाय स्वांगलास, स्वांगलास के बीच में रुस्ताते ब्याह प्रचलित है, ये अलॉटमेंट है। एक कुआ ब्याह जो है प्रचलित है, मजमी ब्याह प्रचलित है। कुआ ब्याह जो है वो मैरिज बाय कैप्चर है, और मजमी ब्याह जो है इसमें लड़का अपनी बहन को जो है वो भेजता है लड़की को लाने के लिए, क्योंकि वो मैरिज का खर्चा जो है वो नहीं दे सकता। तो इस तरह के मैरिज के प्रचलन टाइप जो है वो डिटेल से भी हमने जान लिए, जो किन्नर्स और स्वांगलास के बीच में प्रचलित हैं, और हमने जो है वो यहाँ पर भी जान लिया चार जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में कौन कौन से मैरिज के टाइप प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर जुडिशियल सिस्टम इन चंबा स्टेट वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न। तो बोलते हैं कि चंबा क्षेत्र में न्यायिक व्यवस्था को ब्रिटिश पैटर्न पर किस वर्ष जो था वो पुनर्गठित किया गया था। अगर हम चंबा क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर की जो न्यायिक व्यवस्था थी उसको जो था वो ब्रिटिश लाइन्स के ऊपर जो था वो फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, और ये कब किया गया, किसके कार्यकाल के दौरान किया गया वो हम जानेंगे। ये 1890 में जो था वो किया गया था, 1890 में जो था ये किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पूरी बात जानते हैं 1890 में यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, क्या पूरी बात है। 1890 में यहाँ के राजा जो था वो राजा श्याम सिंह हुआ करते थे। राजा श्याम सिंह के कार्यकाल के दौरान काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। 1880 में जो है वो इनके कार्यकाल के दौरान चंबा में हॉप्स की खेती जो था वो स्टार्ट कर दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। 1875 में यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनवाया गया था, उस हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया जो कर्नल रीड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, और 1891 में जो है वो 40 बिस्तरों का यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया, इसको श्याम सिंह हॉस्पिटल का नाम जो था वो दिया गया। आपने ध्यान रखना है 1895 में भटियात में, यहाँ पर भटियात चंबा में ही पड़ता है, यहाँ पर एक विद्रोह देखने को जो है वो मिलता है, काफ़ी बड़ा विद्रोह ये होता है। वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन भी चंबा की यात्रा पर आते हैं, और उनकी पत्नी भी जो है उनके साथ यात्रा पर यहाँ पर आती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1902 में जो है श्याम सिंह जो है वो गंभीर बीमारी के कारण जो है बीमार पड़ जाते हैं, और उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 1904 में चंबा का राजा भूरी सिंह को बनाया जाता है। राजा भूरी सिंह के द्वारा जो मेन डेवलपमेंट करवाई गई चंबा में, वो राजा भूरी सिंह के द्वारा भूरी सिंह संग्रहालय 1908 में बनवाया गया था। अंग्रेजों की सहायता इनके द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की गई थी। इनके द्वारा 1910 में एक बिजली घर का निर्माण भी किया गया था साल नदी के ऊपर, जहाँ से चंबा शहर को जो है वो फिर चंबा शहर को जो है वो बिजली मिलती है जहाँ से। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। तो राजा श्याम सिंह, राजा भूरी सिंह, ये हमने रिवाइज कर लिए। तो ये सारा डिटेल से आपने ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। चंबा के बारे में ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज़ द फीमेल रेशो इन हिमाचल प्रदेश एज पर 1991 सेंसस। तो फीमेल रेशो पूछी गई है हिमाचल प्रदेश में 1991 की सेंसस के अकॉर्डिंग, 1991 की जनगणना के अनुसार। देखो क्वेश्चन वही है, परंतु पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में असल में ये पूछा गया है कि सेक्स रेशो क्या थी हिमाचल प्रदेश की 1991 में, परंतु पूछ लिया गया फीमेल रेशो क्या थी हिमाचल प्रदेश में 1991 में। अगर हम 1991 में फीमेल रेशो की बात करते हैं तो वो थी 976, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। 1991 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमने जान लिया। हम उसके बाद 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग जानेंगे, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जानेंगे। देखिए 1991 में थी ये 976, उसके बाद जब 2001 में ये जनगणना होती है तो 2001 की जनगणना के अनुसार ये थोड़ी सी कम होकर 968 जो है वो हो जाती है। फिर 2011 में जब जनगणना होती है तो ये फिर से इंक्रीज हो जाती है और 972 जो है वो हो जाती है। जब 1971 की अगर हम बात करते हैं, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो 1971 में ये 958 जो था वो हुआ करती थी।
और 1981 में अगर हम उसके बाद देखेंगे तो 1981 में जो था ये कितनी होती थी 973 जो था वो होती थी। अब ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर मैच करने को दे देगा, तो मैच आप कर लेंगे, किस तरह से मैच करना होता है वो आप कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से 2011 की जनगणना है। 2011 की लेटेस्ट जनगणना है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल की जो पॉपुलेशन थी वो थी 68,64,602। 68,64,602 ये हिमाचल की पॉपुलेशन थी। इसमें से फीमेल पॉपुलेशन कितनी थी, तो फीमेल पॉपुलेशन थी इसमें से 33,82,729, ये फीमेल पॉपुलेशन थी। ठीक है, 33,82,729। और मेल पॉपुलेशन की भी बात कर लेते हैं, तो मेल पॉपुलेशन थी इसमें से 34,81,873। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने, क्योंकि यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो पढ़ा तो होता है ना, एग्जाम में कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, कमीशन ना कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है, वो कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है जी, जैसे पूछ लेगा कि वो 976 जो था वो फीमेल रेशो थी, कौन सी 976 जो था वो फीमेल रेशो थी कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 976 तो 1991 की जनगणना के अनुसार थी, ये पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडिटर ऑफ द मैगजीन समलोचक। तो समलोचक एक मैगजीन है, इस पत्रिका के संपादक कौन थे, इस पत्रिका के संपादक की बात करते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करते हैं तो उनके बारे में भी कुछ पॉइंट जानना ज़रूरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक राइटर थे, क्रिटिक थे, पोइट थे, लिंग्विस्ट थे। ये बॉर्न हुए थे पंडित शिवराम कुमार के घर में। पंडित शिव कुमार जो था वो कांगड़ा गुलेर फैमिली से संबंध रखते थे। और 7 जुलाई 1883 जयपुर में जो था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। इनकी एज जब सिर्फ मात्र 17 वर्ष की थी, इन्होंने एक लाइब्रेरी जो था वो नागरी भवन करके जयपुर में बिल्ड की। इनके द्वारा जो कुछ काम किया गया इंग्लिश भाषा में, उसमें जो है वो जयपुर ऑब्जर्वेटरी आपने ध्यान रखना है एंड इट्स बिल्डर आपने ध्यान रखना है। इनके द्वारा 1903-1907 में जो है वो एक मैगजीन एडिट की गई, समलोचक मैगजीन उसका नाम है। इनके द्वारा एक और मैगजीन के एडिटर थे ये काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, इसके भी जो था ये एडिटर थे, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि 1916 में इनको जो है वो अपॉइंट किया गया था हेड प्रीस्ट एंड हेड ऑफ संस्कृत मेयो कॉलेज ऑफ अजमेर, ये आपने ध्यान रखना। 1916 में जो था वो इनको किया गया था, 1916 में किया गया था। इनके द्वारा कुछ किए हुए प्रसिद्ध काम जो है उसमें आता है उसने कहा था, एक है उसने कहा था, ये ध्यान रखना है। एक आता है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन भी आपने ध्यान रखना है। बुद्ध के कंठ ये भी आता है, बुद्ध का कांटा ये भी जो है वो आता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बने भी हैं यहाँ से, जैसे कि बुद्ध का कांटा पूछा गया है, उसने कहा था पूछा गया है। ठीक है जी, और सुखमय जीवन भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब कुछ भी पूछा जाए, उसने कहा था कि राइटर कौन है तो पता चल गया कौन थे। बुद्ध के कांटा कौन था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भी पता चल गया। सुखमय जीवन का राइटर कौन था, किसका कार्य था, ये भी पता चल गया। तो इतना इंपॉर्टेंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनकर आते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एलाइड के लिए भी। और एलाइड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखो एलाइड का तो फंडा सिंपल सा है कि 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और 200 क्वेश्चन का ये एकमात्र एग्जाम होता है हिमाचल में जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो लेता है। तो इस क्वेश्चन में आपको फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होना है और अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाना है। नेगेटिव मार्किंग होगी, उससे कैसे मैनेज करना है वो भी पता होना चाहिए। तो इन सब को आप अच्छे से डील कर सकते हैं टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करके। टेस्ट सीरीज अगर आपको अवेल करनी है तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको वहाँ से मिलने वाली है। आगे देखिए क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं छोबिया हो गया, मोरू हो गया, चीनी हो गया, या ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये छोबिया, मोरहू हो गया, चीनी हो गया, ये किस नदी की जो है वो सहायक नदियाँ हैं। हिमाचल में तो 5 ही तो नदियाँ बहती हैं, परंतु फिर भी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इन 5 की ना बहुत सारी सहायक नदियाँ आ जाती हैं। तो ये छोबिया हो गया,
एक तो मोरू हो गया, चीनी हो गया, ये ट्राइब्यूटरी हैं किसकी, चेनाब की। ऑप्शन सी जो है वो चेनाब सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब ये चेनाब की सहायक नदियाँ हैं, आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से, हिमाचल में जो 5 नदियाँ बहती हैं चेनाब उनमें से एक है और चेनाब के बारे में आज जानते हैं। यहाँ पर देखिए चेनाब नदी के बारे में, चेनाब नदी जिसका वैदिक नाम अस्किनी है वो आपने ध्यान रखना है। संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा जो है वो आ जाता है, क्योंकि चंद्रा और भागा 2 नदियाँ होती हैं जो कि तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं। उसके बाद ये चंद्रभागा के नाम से बहती हैं, आगे चलकर ये चेनाब के नाम से जानी जाती हैं। चंद्रभागा यह वहीं लिखा गया तांदी में बारालाचा दर्रे से निकलती हैं। और ट्राइब्यूटरी जिसकी देखिए मियार नाला लाहौल स्पीति में, सेचू नाला पांगी में, छोबिया हो गया, मोरू हो गया, कालीचो हो गया, चीनी हो गया, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। 122 किलोमीटर के करीब हिमाचल में बहती है। कैचमेंट एरिया इसका लगभग 7500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आता है। और अगर हम बात करें लेंथ इसकी हिमाचल में 122 किलोमीटर हो गई। और अगर हम बात करें इसका एंटर पांगी वैली में ये कहाँ पर करती है, तो भुजिंद नामक स्थान पर ये पांगी में जो है वो एंटर कर जाती है। अगर हम बात करें कि चंबा को कहाँ पर छोड़ती है, संसारी नाला के समीप चंबा को ये छोड़ देती है और ये पोडर वैली में एंटर करती है। पोडर वैली कश्मीर में जो है वो पड़ती है। ये लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ये आपने ध्यान रखना है। और इंडस के साथ ये फाइनली जाकर मिलती है जो कि अरेबियन सी में जो है वो बाद में जाकर मर्ज हो जाती है। तो ये सारा आपने चेनाब के बारे में ध्यान रखना है। ये चेनाब का इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। अच्छा चलो ठीक है, इतना आपने ध्यान रख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोलते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बेनिफिटेड अंडर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप। देखो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें से एक है ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप स्कीम। इस योजना के तहत बोलते हैं हिमाचल के कितने विद्यार्थियों को फ़ायदा मिला। ये मतलब जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग ही है ये। अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कितने लोगों को बेनिफिट मिला, कितने बच्चों को बेनिफिट मिला, तो ये 7 स्टूडेंट हैं। 7 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 7 ऑप्शन ए सही आंसर है। हम थोड़ा सा इस योजना के बारे में डिटेल से जानते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और डिटेल से पूछा जाए वो भी पता चल सके। देखो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप जो ये स्कीम है, इसके तहत जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल के बोनाफाइड हैं, रेजिडेंट्स हिमाचल में रहते हैं, जो स्टडी करते हैं क्लास 8th में, क्लास 12th में, और उनकी सिलेक्शन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जो है वो हो जाती है। ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनता है। और उनको जो है वो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो मिलता है वो 24,000 पर एनम जो है वो मिलता है। सरकार उनको 24,000 पर एनम जो है वो देती है। ये आपने ध्यान रखना। अगर हम बात करें इस तरह की और भी कोई स्कीम चलाई गई है, देखो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चलाई गई है। इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में ये उन स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है जो कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में जो हम पढ़ते हैं, बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, और जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है, हिमाचल में पढ़े हैं, उनको अमाउंट ऑफ 18,000 पर एनम जो है वो दिया जाता है पर स्टूडेंट्स। और उनकी जो डाइटरी मनी होती है वो ₹10 पर डे के हिसाब से उनको मिलती है। 295 डेज़ की उनको क्लोथिंग अलाउंस जो है वो मिलता है। और क्लोथिंग अलाउंस जो होता है वो 1500 रुपये पर एनम जो है वो होता है। यहाँ पर देखना डाइटरी मनी जो उनको डाइट की मनी मिलती है 10 रुपये पर डे मिलती है 295 डेज़ के लिए। और क्लोथिंग अलाउंस 1500 रुपया है। और फर्स्ट ईयर में 1500 रुपया है, 750 रुपया जो है वो पर एनम उनको जो है फिर उसके बाद मिलता है। आपने ये ध्यान रखना है, अभी तक ये जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा स्कॉलरशिप स्कीम है इसके तहत 166 स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट मिल चुका है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये 2 स्कीम्स हो गई, इनके तहत कितने लोगों को बेनिफिट मिला, क्या ये योजनाएं हैं, क्या इन योजनाओं में बात की गई है, वो भी पता चल गया। आगे में देखें, बोलते हैं भांदल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भांदल वैली जो है वो हिमाचल के किस जिले में स्थित है। ये भांदल वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे इंपॉर्टेंट वैलीज़ की, तो चंबा वैली जो है ना उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो कहा जाता है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वैलीज़ आती हैं, अगर हम मंडी की सबसे पहले बात करते हैं कि मंडी में कौन कौन सी वैली आती है। मंडी में जो है बल वैली आती है, मंडी में जो है चुहार वैली आती है। ये आपने ध्यान रखना है। ये चुहार वैली जो है वो मंडी में आती है। बल वैली मोस्ट फर्टाइल वैली है जिसको सुंदरनगर वैली भी कहते हैं, वो भी मंडी में आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सोलन की, डिस्ट्रिक्ट सोलन में काफ़ी वैलीज हैं, जैसे कि कुनिहार वैली हो गया, दून वैली यहाँ पर आता है, सप्रू वैली यहाँ पर आता है, यहाँ पर सारसा वैली जो है वो आता है, वो आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह अगर आप बात करेंगे कियारदादून घाटी की, तो कियारदादून घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ये भी पता होना चाहिए।
पोंटा घाटी क्या है, तो घाटी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है, वो पता चल गया आपको यहीं से नाम से ही। और आपने ध्यान रखना है जो बसपा वैली है उसको सांगला वैली भी कहते हैं, और इसका जो इसमें जो चितकुल विलेज है वो भी जो है वो यहाँ पर पड़ता है, चितकुल विलेज। बब्बर वैली तो हम अभी पढ़ रहे थे कि रोहड़ू वैली के नाम से भी जो है वो बब्बर वैली को जो है वो जाना जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वैलीज़ के बारे में। अच्छा, एक वैली यहाँ पर और पड़ती है जिसको बंदर वैली भी कहते हैं, यानी कि मंकी वैली। ठीक है, ये बंदर वैली कहाँ पर पड़ती है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नहीं पता है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, परंतु बंदर वैली इंपॉर्टेंट है ना, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये बंदर वैली जो है वो कहाँ पर पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन September 13, 1948। देखो क्या होता है, पूरी कहानी बताता हूँ। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हो जाता है। उस टाइम हिमाचल का जो गठन होता है तो पहले जो चीफ कमिश्नर बनते हैं वो NC मेहता बनते हैं। इनके डिप्टी कमिश्नर जो बनाए जाते हैं वो E पेंडलमून को जो है वो बना दिया जाता है। अब देखो एक ज़रूरत पड़ती है कि जो यहाँ पर चीफ कमिश्नर है उनको एडवाइस देने के लिए कोई होना चाहिए, तो एक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनाई जाती है चीफ कमिश्नर को एडवाइस देने के लिए। ये जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है ना, इसमें जो है वो जो रूलर्स होते हैं जैसे कि मंडी, चंबा, भगाट के इन रूलर्स को जो है वो यहाँ पर ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर इन रूलर्स को तो ऐड कर दिया जाता है, परंतु 6 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो यहाँ पर भेजे जाते हैं। उनमें से 6 रिप्रेजेंटेटिव में से कौन कौन सा होता है, एक तो श्रीमती लीलावती होती है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरे कौन होते हैं, दूसरे आपने ध्यान रखना है स्वामी पूर्णानंद होते हैं। तीसरे आपने कौन ध्यान रखना है, मेहता अवतार सिंह जो हैं वो होते हैं, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। चौथे आपने हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री जो थे YS परमार, वो भी जो है उस एडवाइजरी काउंसिल में होते हैं। 5वें नंबर पर पदम देव का नाम आपने ध्यान रखना है, पदम देव भी जो था वो इसमें होते हैं, श्री पदम देव। और 6ठे नंबर पर आपने शिवचंद दास होते थे, एक शिवचंद दास, ये भी जो था वो इसके मेंबर थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। 6 लोग हो गए। ठीक है जी। अब इसमें से क्या पूछा गया था कि इसका सलाहकार का सदस्य नहीं था, तो इस एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर सत्यादेव भुसेहरी जो था वो नहीं थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है वो बना। अब क्या होता था, ये जो भी एडवाइस देते थे ना चीफ कमिश्नर को, उस एडवाइस को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता था। अल्टीमेटली इनको भी ह्यूमिलेशन लगी अपने कि यार ये तो बेइज्जती वाला काम हो गया, हम तो फालतू में सलाहकार बने हुए हैं, हमारी सलाह तो कोई ले नहीं रहा, तो इन्होंने भी बाद में चलकर यहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। और हमें उसके बाद क्या देखने को मिलता है, हमें अलग अलग स्टेटस देखने को मिलता है। हिमाचल पार्ट C स्टेट बन जाता है 1951 में। उसके बाद हिमाचल को जो है वो 1956 में जो है वो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। फिर बात चलती है धीरे धीरे कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो 1971 का वो दिन आ जाता है जब 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, और हिमाचल भारत का 18वें नंबर का स्टेट बन जाता है जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो दिया गया था। जो फुल फ्लेज्ड स्टेट जो था वो हिमाचल का बना था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से हो गए, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स इन हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षर लोग कितने थे। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार एक तो पूछा जाता है लिटरेसी रेट, यहाँ पर पूछा गया है टोटल लिटरेट कितने थे, साक्षर लोग कितने थे हिमाचल में। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अभी आप कमेंट करके जो है वो आंसर बताएंगे। कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। इससे पहले का जो एडिशन था मिशन एलाइड का, उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था। आपको पता है वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, आज भी वो डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हाँ, और टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आज हमें इंपॉर्टेंट मंदिर और उनके आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो जानेंगे। देखो हम बात करेंगे पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल की आज। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल के बारे में देखिए, ये जो स्टाइल है पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल, ये कहा जाता है कि हिमाचल में नेपाल से जो था वो आया था। इसमें मंदिर जो बने हुए हैं वो हडिम्बा टेम्पल जो है वो मनाली का बना हुआ है, मनाली में ये स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि कुल्लू के नगर में पड़ता है वो बना हुआ है। त्रियुंग नारायण टेम्पल जो कि दयार कुल्लू में पड़ता है वो बना हुआ है। आदि ब्रह्मा टेम्पल जो कि कोकान में स्थित है वो बना हुआ है। महेश्वर टेम्पल, सुंगरा टेम्पल भी कहते हैं इसको, किन्नौर में स्थित है, ये इसमें बना हुआ है। प्राश्चर टेम्पल जो कि मंडी में पड़ता है वो भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। तो ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल और इसमें जो मंदिर बने हुए हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं सारे के सारे ही, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनता है, तो वो भी आप ध्यान रखें इन मंदिरों के बारे में। तो ये मंदिर भी रिवाइज हो गए। इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।